क्लास लाइव हुआ जी, क्लास लाइव है। चलिए, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सबको, आ जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी। हेलेना किसकी पत्नी? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दर? सेल्यूकस निकेटर। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पुष्यगुप्त मदद से करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से? भाद्र। अंतिम समय कहां गए? कर्नाटक के सरमन बेल। द प्रिंस नामक ग्रंथ के रचयिता मेकिया। चाणक्य के बचपन का नाम? विष्णु। भारत का मेकियावेली चाणक्य। किसको? किनका कथन है कि जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए? है? क्या? चाणक्य। चाणक्य ने राज्य में शासन चलाने को लेकर सप्तांग सिद्धांत कहां दिया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। किसमें? चाणक्य का संबंध किस विश्वविद्यालय? तक्षशिला। तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख तक्ष। तक्ष। किनका कथन है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा के हित समाहित होता है? चाणक्य का। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को क्या कहकर? पोली ब्रोता। किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मेगा। बिंदुसार का जन्म कब हुआ? 320 ईस्वी। बिंदुसार की माता? बिंदुसार की माता दूर धरा। चलिए, चलिए आ जाइए। तो हम लोग जो है देख रहे थे बिंदुसार को। किसको देख रहे थे? बिंदुसार को देख रहे थे। तो बिंदुसार के विषय में जो है थोड़ी बहुत बातें हमने आपको बताया था। अब बिंदुसार के विषय में जो है आगे चीजों को जो है अब हम लोगों को देखना है। अरे आवाज काहे गड़बड़ हो गया है जी? आप लोग काहे साउंड के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं? क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग आज थोड़ा सा जो है अथी कीजिए, ये कीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले लोग ऐसा भी इतना गड़बड़ नहीं है कि आप नहीं काम चला सकते हैं, काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है, दिखवा देते हैं। अब रात में ही कोई मिस्त्री आकर के देखेगा तो अभी मैनेज हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है कि एकदम मैनेज हो ही नहीं सकता है, तो काम चल सकता है। काम चलाइए, अभी रात में दिखवा देंगे। चलिए आ जाइए, आप पढ़िए।
बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व। थोड़ा कॉपी दिखाइएगा। चलिए देखिए, जैसे कि आपने पिछला क्लास में यह बात पढ़ा होगा कि बिंदुसार को योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। साथ ही साथ बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक, बिंदुसार को जो है अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात, और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अमित्रघात भी कहा जाता है और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। अमित्रघात के अलावे बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। जो बिंदुसार है, इनको जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन कहा गया है। फिर जो वायु पुराण है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। तो कुल मिलाकर के बिंदुसार को इन तमाम नामों से जाना जाता है। हमने आपको पिछले सेशन में यह बात बताया था कि बिंदुसार को आखिरकार अयोग्य माना क्यों जाता है। बिंदुसार को अयोग्य माने जाने के पीछे कारण यह है कि बिंदुसार को अपने पिता से विरासत में जो साम्राज्य मिला था, उस साम्राज्य को बिंदुसार संभाल नहीं पाया, बल्कि उस साम्राज्य के भीतर विद्रोह होने लगे थे बिंदुसार के समय, जिस वजह से उन्हें अयोग्य शासक माना जाता है। उनके समय मुख्य तौर पर तक्षशिला में विद्रोह हुए। तक्षशिला ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह हुए। उस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, जो कि उसका बड़ा पुत्र था। सुसीम जब विद्रोह को नहीं दबा पाया तो अशोक को भेजा। अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। अशोक जब विद्रोह को दबा दिया, तभी स्पष्ट हो गया था कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक ही बनेगा। लेकिन इसके बावजूद बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र सुसीम को घोषित कर दिया था। लेकिन बिंदुसार के निधन होने के बाद अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। तो मौर्य वंश के शासक अशोक एक ऐसे शासक है जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त की है। और अशोक के विषय में यह कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, जो कि बेबुनियाद सी बातें हैं। इस बात में कोई दम नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, इस बात में कोई दम जो है आपको नहीं है। फिर भी इतिहासकार मानते हैं, तो आप भी जो है इसको मान करके चलिए। भले ही बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह हो रहे हो, लेकिन बिंदुसार अपने पड़ोसी राजाओं के साथ जो है वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। बिंदुसार अपने पड़ोसी राजाओं के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किया। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम, सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम
के साथ वैदेशिक संबंध स्थापित किया और बिंदुसार ने इनसे 3 वस्तु की मांग की। सूखी अंजीर, अंजीर एक प्रकार का फल होता है, अंगूरी मदिरा यानी शराब, और एक दार्शनिक। बिंदुसार इनसे 3 वस्तु की मांग किया, सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक, जिसमें एंटीओकस प्रथम ने 2 वस्तु तो दे दिया, सूखी अंजीर और मदिरा, लेकिन दार्शनिक देने से इनकार कर दिया। और दार्शनिक देने से इनकार करते हुए एंटीओकस प्रथम ने यह कहा कि दार्शनिक देने से इनकार करते हुए एंटीओकस प्रथम ने यह कहा कि यूनानी कानून के अनुरूप दार्शनिक देना अवैध है और यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना अवैध है, इसलिए जो है हम आपको नहीं भेजेंगे। लेकिन एंटीओकस प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर, एंटीओकस प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। जिस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर को आप याद कीजिए, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसी प्रकार से एंटीओकस प्रथम ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। फिर आपको मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस, बिंदुसार का समकालीन मिस्र का शासक था टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस। टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत बनाकर डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो डायमेकस जैसे राजदूत, डायनोसिस जैसे राजदूत बिंदुसार के दरबार में ही आए थे, बिंदुसार के दरबार में ही आए थे। इनकी जो वैदेशिक नीति है वो ठीक ठाक मानी जाती है, बिंदुसार की वैदेशिक नीति जो है ठीक ठाक मानी जाती है, लेकिन बिंदुसार की जो आंतरिक नीतियां है, आंतरिक नीतियां बिंदुसार की सही नहीं मानी जाती है। बिंदुसार की आंतरिक नीतियां जो है आपको सही नहीं मानी जाती है। और फिर शासन प्रशासन करते हुए बिंदुसार का 273 ईस्वी पूर्व में निधन हो गया। बिंदुसार के निधन होने के बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक बना। तो आगे जो है अब हम लोग अशोक के विषय में जानेंगे। बिंदुसार के विषय में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अशोक के विषय में बहुत कुछ है। तो आगे अशोक के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले बिंदुसार से संबंधित जो भी तथ्य है वो आप लिखेंगे कॉपी में, जल्दी लिखिए। स्टार मार के लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, लिखिएगा। बिंदुसार को अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक, बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन तथा वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा जाता है, तथा वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा जाता है, तथा वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा जाता है, तथा वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा जाता है।
कहा गया है, सॉरी कहा गया है, वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार के शासनकाल के समय, बिंदुसार के शासनकाल के समय, बिंदुसार के शासनकाल के समय तक्षशिला में, बिंदुसार के शासनकाल के समय तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, दो विद्रोह हुए, दो विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र, सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र, सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, 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 सुसीम को भेजा। और जब सुसीम विद्रोह को नहीं दबा सका, और जब सुसीम विद्रोह को नहीं दबा सका, तो फिर अशोक को भेजा, अशोक ने विद्रोह को दबा दिया, अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। यहीं पर एक मिनट, इसी घटना ने यह निश्चय कर दिया कि, इसी घटना ने यह निश्चय कर दिया कि, इसी घटना ने यह निश्चय कर दिया कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। उसी में अशोक शासक बनने के पूर्व उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। अशोक शासक बनने के पूर्व, अशोक शासक बनने के पूर्व उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। अशोक शासक बनने के पूर्व उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। अशोक शासक बनने के पूर्व उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। अशोक शासक बनने के पूर्व उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार ने, नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार ने अपने समकालीन बिंदुसार ने अपने समकालीन बिंदुसार ने अपने समकालीन पड़ोसी राजाओं के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। फुल स्टॉप।
मैत्रीवत संबंध स्थापित किया, फुल स्टॉप। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से सूखी अंजीर कोमा अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर कोमा अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक, सूखी अंजीर कोमा अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक, सूखी अंजीर कोमा अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक भेजने को कहा। जिसमें एंटीओकस प्रथम ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भेज दिया, जिसमें एंटीओकस प्रथम ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भेज दिया, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भेज दिया, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना उचित नहीं माना जाता था, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना उचित नहीं माना जाता था, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना उचित नहीं माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम ने, अगला पॉइंट, सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा, फुल स्टॉप। उसी में डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है।
डेमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने, मिस्र के शासक, नेक्स्ट पॉइंट, मिस्र के शासक मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत बनाकर मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत बनाकर डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। चलिए अब आगे आगे आ जाइए, आगे हेडिंग मारिए अशोक। अशोक अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। अब सुनना है, क्या करना है? सुनना है, लेकिन सुनने से पहले वो लाइन लिखना है। अशोक, अशोक में, अशोक मौर्य वंश के एक ऐसे शासक हैं, अशोक मौर्य वंश के एक ऐसे शासक हैं, अशोक मौर्य वंश के एक ऐसे शासक हैं जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। कुछ स्रोत सम सोर्सेज, कुछ स्रोत तो यहां तक बताता है कि, कुछ स्रोत तो यहां तक बताता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अशोक 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया। फुल स्टॉप। ये बात तो बताइए ना दिए थे, इसलिए ये बात लिखा दी है। अब देखिए अशोक, अब आगे देखिए, देखिए अशोक का जन्म
304 ईस्वी पूर्व में अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में इनकी माता सुभद्रांगी थी। सुभद्रांगी थी, जिन्हें धर्मा भी कहा जाता है। वही इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो इनके पिता जो है आपको बिंदुसार थे। इनके पिता बिंदुसार थे। अशोक जब शासक बना तो शासक बनने के बाद अशोक ने जो नीतियां अपनाई, अशोक की नीतियां ही उन्हें कल्याणकारी शासक बनाया। और अशोक अपनी नीतियों के बल पर ही, अशोक जो है अपनी नीतियों के बल पर भारत को वैश्विक मानचित्र पर दर्ज करवाया। भारत भी एक देश है, इस बात का एहसास सर्वप्रथम वैश्विक पटल पर जिस शासक ने दिलवाया है उसका नाम अशोक है। अशोक की नीतियों के कारण उनका नाम जो है, अशोक की नीतियों के कारण भारत का नाम वैश्विक पटल पर दर्ज किया गया। तो अशोक की जो धार्मिक नीति है, अशोक की जो अहिंसक नीति है, अशोक की जो कल्याणकारी नीति है, इन नीतियों के कारण ही अशोक महान हो पाया। कोई भी इंसान अपने कर्मों से ही याद किए जाते हैं। अगर आप चोर हैं, मान लिया जाए, जिस रोज मरिएगा भी ना, उस रोज भी लोग उसी तौर पर याद करेगा जो है आप, समझ गए। तो इसलिए कर्म अच्छा कीजिए, सही तौर पर लोग आपको याद करेगा। अशोक के शासनकाल की यूं तो कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उन विशेषताओं में अशोक के शासनकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है अभिलेख जारी किया जाना। अभिलेख जारी किया जाना अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। और भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम अभिलेख जारी करने का श्रेय अशोक को जाता है। एनसीईआरटी पढ़िएगा 11th का, स्पष्ट तौर पर एनसीईआरटी इस बात का विवरण देता है, अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता अभिलेख जारी किया जाना है। लेकिन इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए हैं, जिससे पूछ रहे हैं वही बताइएगा। चलिए खड़ा हो जाइए बाबा। हाँ बाबा खड़ा होइए। हाँ देखिए ना, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए। बोलिए, भारत में किस आक्रमण ने अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास? ईरानी आक्रमण। अपने मन से बोले, बैठ जाइए। चलिए, तो अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख जारी किया। अशोक प्रथम भारतीय शासक हुआ जिन्होंने अभिलेख जारी किया। और अशोक के जो अभिलेख है, लगभग 300 ईस्वी पूर्व के अशोक के अभिलेख है। अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फेंथेलर ने किया था। पादरेटी फेंथेलर ने, और उसको पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को लगी थी। जेम्स प्रिंसेप को लगी थी। अशोक के अभिलेखों को जब आप पढ़ेंगे तो अशोक के अभिलेखों में सामान्य तौर पर अशोक के लिए
देव नाम प्रियदसी शब्द आया है। देव नाम प्रियदसी, और देव नाम प्रियदसी का अर्थ होता है देवता का प्यारा। देवता का प्यारा यानी जो अशोक था, अशोक अपने अभिलेखों में अपने आप को देवनाम प्रियदसी के नाम से पुकारता था, यानी अपने आप को देवता का प्यारा कहता था, मतलब अपने आप को देवता से जोड़कर दिखाता था। देखिए, भारतीय इतिहास में कोई भी शासक पलट करके देख लीजिए, जो शासक अपने आप को ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से जोड़कर दिखाया ना, वो महान हो गया है। उन्हें भी कुछ किया तब पर भी महान। बागेश्वर धाम वाला बाबा, हाँ जो भी नाम हो उससे क्या मतलब। तो देखिए, हाँ बहुत स्कोप है। बाबा नहीं कुछ होगा तो बाबा बन जाइएगा, बहुत स्कोप है। एक ही तो चीज है जहां भारत के लोग सब चीज लुटा देते हैं, धर्म। धर्म के नाम पे ठकिए ना, जितना ठकना है ठक सकते हैं आप। हम तो अंतिम में सोचे हम भी बाबा बनेंगे, हम भी ठकेंगे लोग को, समझे। अंतिम में, जीवन के अंतिम काल में चला बनिएगा। चलिए सुनिए, हाँ क्या बोल रहे थे। हाँ ये बात बता रहे थे कि अशोक जो है, अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदसी शब्द आया है, यानी देवता का प्यारा। इसके अलावे अशोक के अभिलेखों में मगध सम्राट नाम भी आया है। अशोक के अभिलेखों में मगध सम्राट नाम भी आया है। अशोक का एक अभिलेख राजस्थान के भाबरू या वैराट से मिला है। राजस्थान के भाबरू या वैराट से अशोक का एक अभिलेख मिला है। इसमें अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। इसमें अशोक के लिए जो है मगध सम्राट नाम आया है, मगध सम्राट। और दूसरी बात, जब अशोक के धार्मिक जीवन को आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अशोक अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जाकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और जब अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब इस शब्द का उच्चारण अशोक ने किया था। यानी बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया। यानी जो है अशोक ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया है उसको लेकर के उन्होंने इस लाइन को दोहराया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। इस बात की भी जानकारी हमें राजस्थान के भाबरू या बैराट अभिलेख से ही मिलती है। तो जो राजस्थान का भाबरू या बैराट अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम मगध सम्राट तथा इस अभिलेख में ही अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ का जो है अभिवादन स्वीकार किया है। और इसके अलावे अशोक के जो अन्य अभिलेख है, जैसे मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक का मौस्की अभिलेख, कर्नाटक का नेट्टूर अभिलेख और कर्नाटक का उदयगोलन अभिलेख, मध्य प्रदेश का गुर्जरा, कर्नाटक का उदयगोलन, मौस्की, नेट्टूर,
इन सभी अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक नाम का प्रयोग किया गया। इन सभी अभिलेखों में जो है अशोक के लिए अशोक नाम का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर के अशोक के लिए अशोक नाम, देवनाम प्रियदर्शी नाम, मगध सम्राट नाम उनके अभिलेखों में देखने को मिलते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आप इस बात को याद रखेंगे, उनके अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदर्शी नाम ही आया है। देवनाम प्रियदर्शी नाम ही आया है। और अशोक राजा था और राजा की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। आप बिंबिसार से ही उठा करके देख लीजिए ना, हर राजा की 2, 4, 5, 10 अनेकों पत्नियां हुआ करती थी। उसी प्रकार से अगर आप अशोक को देखेंगे तो अशोक की भी 5 पत्नी थी। समझिएगा, अशोक की भी 5 पत्नी थी। देवी, कारुबाकी, असंधिता, तिस्यारक्षा, पद्मावती। देवी, कारुबाकी, असंधिता, तिस्यारक्षा और पद्मावती, ये 5 अशोक की पत्नी थी। और सामान्य तौर पर जो महिला होती है ना, वो दयालु प्रकृति की नहीं होती है। महिला जो होती है ना, सिर्फ अपने परिवार के लिए वो दयालु होती है, अब बाद मां की दूसरे के लिए खरूस होती है। तो महिला सामान्य तौर पर किसी को दान उन बहुत ज्यादा नहीं देती है, और दान देगी भी तो आधा मन से देगी। समझ गए। लेकिन अशोक की 5 पत्नियों में कारुबाकी बड़ी दानी थी। कारुबाकी बहुत दानी थी, दान किया करती थी। जरूरतमंद व्यक्तियों को, जिनको खाना का जरूरत था खाना का पूर्ति, जिनको वस्त्र का जरूरत था वस्त्र की पूर्ति कारुबाकी किया करती थी। अशोक कारुबाकी के दयालु स्वभाव के कारण कारुबाकी से काफी ज्यादा प्रभावित था। आपसे आपका परीक्षा पूछता है अशोक अपनी किस पत्नी से सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो उत्तर हो जाएगा आपको कारुबाकी। कारुबाकी। और ध्यान में रखिए कि अशोक की बात की जाए, अशोक भले ही 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी प्राप्त कर लिया हो, लेकिन गद्दी प्राप्त करने के ठीक बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया, बल्कि अशोक कुछ वर्षों के बाद, लगभग 3 से 4 वर्ष के बाद अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। क्यों ऐसा किया? तो अशोक से पहले शासक बिंदुसार था। बिंदुसार के समय विद्रोह होने लगे थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। और जब अशोक शासक बना तो अशोक ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में होने वाले विद्रोह को दबाने का काम किया। अशोक शासक बनने के बाद विद्रोह को दबाने में लग गए, और फिर अशोक जब संपूर्ण क्षेत्र के विद्रोह को दबा दिए, तब जाकर के अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में 269 ईस्वी पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। और अशोक अपने जीवन के शुरुआती दौर में युद्ध नीति में विश्वास करते थे, और युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार अशोक ने किया। लेकिन अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को इतिहास में कलिंग का युद्ध कहा जाता है। कलिंग ओडिशा में पड़ता है। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में
एक युद्ध लड़ा जिसे इतिहास में कलिंग का युद्ध कहा जाता है। और जो कलिंग का युद्ध है, कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के शासक नंदराज के बीच हुआ। कलिंग के शासक नंदराज के बीच हुआ। इस युद्ध में भारी रक्तपात हुई और इस युद्ध में अशोक की जीत हुई, नंदराज की हार हुई। लेकिन इस युद्ध में जो भारी रक्तपात हुआ, इस युद्ध में जो भारी रक्तपात हुआ, उस भारी रक्तपात ने ही अशोक के हृदय को दहला दिया। और फिर इस युद्ध के माध्यम से तो अशोक ने कलिंग को जीत लिया। और उस समय कलिंग की राजधानी तौसली हुआ करती थी। कलिंग को जीत करके अशोक ने तौसली पर अधिकार कर लिया। लेकिन इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और फिर अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया और अशोक ने यह घोषणा किया कि अब हम किसी क्षेत्र को युद्ध के माध्यम से नहीं जीतेंगे, बल्कि अब हम क्षेत्रों को धर्म के माध्यम से जीतेंगे। धर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जीतेंगे। धर्म के माध्यम से यानी धर्म के माध्यम से जीतेंगे। इस युद्ध को जीतने के बाद ही अशोक ने भैरी घोष के जगह धर्म घोष की घोषणा किया। भैरी घोष मतलब भौतिक तौर पर यानी युद्ध के माध्यम से क्षेत्र को जीतना। भैरी घोष के जगह धर्म घोष। धर्म घोष का मतलब धर्म के माध्यम से क्षेत्र को जीतना। तो इस युद्ध को जीतने के बाद ही अशोक ने भैरी घोष के जगह धर्म घोष की घोषणा की। और भैरी घोष के जगह धर्म घोष की घोषणा जो अशोक ने की है, उसकी चर्चा अशोक के चौथे बृहद शिलालेख में है। वही जो कलिंग युद्ध है, इस कलिंग युद्ध की चर्चा जो है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में जो है इस युद्ध की चर्चा देखने को मिलता है। यहां तक बात समझ में आया? अब लिखिए यहां तक पहले। चलिए लिखिएगा नीचे से। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में। नीचे से अगला पॉइंट लिखना है। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। इनकी माता सुभद्रांगी थी। इनकी माता सुभद्रांगी थी, जिन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। फुल स्टॉप। इनके पिता बिंदुसार थे। इनकी 5 पत्नी थी। उसी में इनकी 5 पत्नी थी। इनकी 5 पत्नी थी। देवी,
कारुबाकी असंधिता तिस्या रक्षा पद्मावती। देवी कारुबाकी असंधिता तिस्या रक्षा पद्मावती। नीचे से अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट में अशोक अपनी पत्नी कारुबाकी से उनके दयालु स्वभाव होने के कारण काफी प्रभावित था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए अशोक प्रथम भारतीय शासक हुए जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया, जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। यह अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। यह अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। यह अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेनथेलर ने किया। पाद्रेटी फेनथेलर ने किया तो वही अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, तो वही अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, तो वहीं अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 ईस्वी में
जेम्स प्रिंसेप को मिली, जेम्स प्रिंसेप को मिली, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में भी सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। उसी में कंटिन्यू, उसी लाइन में। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में भी सर्वप्रथम सफलता, ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को ही मिली है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदसी अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदसी अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदसी अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक के लिए देवनाम प्रियदसी अर्थात देवता का प्यारा अर्थात देवता का प्यारा का प्रयोग किया गया है। अर्थात देवता का प्यारा का प्रयोग किया गया है। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के गुर्जरा मध्य प्रदेश के गुर्जरा कोमा कर्नाटक के उदेगोलन मास्की और नेट्टूर कर्नाटक के उदेगोलन कर्नाटक के उदेगोलन मास्की और नेट्टूर कर्नाटक के उदेगोलन मास्की और नेट्टूर मास्की और नेट्टूर मास्की और नेट्टूर अभिलेखों में अशोक के लिए अशोक नाम आया है। अशोक के लिए अशोक नाम आया है। अशोक के लिए अशोक नाम आया है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट राजस्थान के भाबरू या बैराट अभिलेख में राजस्थान के भाबरू या बैराट अभिलेख में
राजस्थान के भाबरू या बैराट अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। 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 मगध सम्राट नाम आया है। फुल स्टॉप। भाबरू अभिलेख ही उसी में भाबरू अभिलेख ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि भाबरू अभिलेख ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया। अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया। अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया। अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया। अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया। फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिए कलिंग युद्ध। कलिंग का युद्ध, हेडिंग मारिएगा कलिंग का युद्ध। जल्दी लिखिए कलिंग का युद्ध। कॉस्ट में 261 ईस्वी पूर्व। कलिंग का युद्ध कॉस्ट में 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व लिखिएगा। अशोक का राज्याभिषेक अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ है। फुल स्टॉप। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 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 यानी 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग पर आक्रमण कर वहां के शासक नंदराज को पराजित कर वहां के शासक नंदराज को पराजित कर
नंदराज को पराजित कर कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया। 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 इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ। इस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ जिसने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। जिसने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। और फिर अशोक अशोक युद्ध नीति का त्याग कर और फिर अशोक युद्ध नीति का त्याग कर और फिर अशोक युद्ध नीति का त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। और फिर अशोक युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। धम्म नीति को अपनाया। फुल स्टॉप। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने, उसी में लिखना है, इस युद्ध के बाद ही अशोक ने भेड़ी घोष के जगह इस युद्ध के बाद ही अशोक ने भेड़ी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा किया। भेड़ी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा किया। भेड़ी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा किया। जिसकी चर्चा अशोक के चौथे बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। जिसकी चर्चा अशोक के चौथे बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। यानी भेड़ी घोष के जगह जो धम्म घोष की घोषणा किया, उसके विषय में चर्चा, उसके विषय में बोल रहे हैं। मुंह क्या देख रहे हैं? जिसकी चर्चा चौथे बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। जिसकी चर्चा चौथे बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। वहीं कलिंग युद्ध की चर्चा, वहीं कलिंग युद्ध की चर्चा वहीं कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। वहीं कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में देखने को मिलता है। चलिए अब इसके आगे हेडिंग मारिएगा, अशोक का धार्मिक जीवन।
अशोक का धार्मिक जीवन। सुनिए, अब अशोक जो है, अब सुनिए ना, क्या कर रहे हैं आप, बंद कीजिए, सुनिए। अशोक जो है शुरुआती वर्षों में ब्राह्मण धर्म को मानता था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, और बाद के वर्षों में अशोक ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक का एक भाई था सुमन, और सुमन का पुत्र था निग्रोध। सुमन का पुत्र था निग्रोध, यानी अशोक का भतीजा निग्रोध हुआ। अशोक का भतीजा जो निग्रोध था ना, निग्रोध ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और निग्रोध ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, उससे निग्रोध के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला, और अशोक उसी से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ऐसा नहीं था कि अशोक ब्राह्मण धर्म या जैन धर्म या आजीवक संप्रदाय उसका सम्मान नहीं करता था। अशोक धर्म को व्यक्तिगत मानता था। अशोक भले ही ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन इसके बावजूद अशोक ब्राह्मण धर्म का भी सम्मान करता था, जैन धर्म का भी सम्मान करता था, आजीवक संप्रदाय का भी सम्मान करता था, क्योंकि अशोक आजीवकों के रहने हेतु जहानाबाद के बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। आजीवकों के रहने हेतु ही गुफाओं का निर्माण क्यों करवाया? आजीवकों के रहने हेतु ही गुफाओं का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि इनके जो पिता थे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, इसलिए। और आजीवकों के रहने हेतु जहानाबाद के बराबर पहाड़ी में जो 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया, उसका नाम था लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। तो आजीवकों के रहने के लिए भी आश्रय स्थल का निर्माण कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अन्य धर्मों को भी संरक्षण अशोक ने प्रदान किया था। लेकिन जब अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी अशोक ने ही दिलाया है। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म अशोक के अपनाने से पहले तक सिर्फ भारत तक सीमित था, और भारत में भी बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक सीमित था। बहुत सीमित क्षेत्र में बौद्ध धर्म सीमित था। लेकिन जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने करवाया, और जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने करवाया, इसी कारण बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर फिर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, सोना और उत्तरा को म्यांमार भेजा। सोना और उत्तरा
पुत्रा को म्यांमार भेजा। सुवर्ण भूमि कहिए या म्यांमार कहिए, दोनों एक ही बात है। और महादेव को महिषमंडल या मैसूर भेजा, जो कि कर्नाटक में है वर्तमान में। महादेव को मैसूर या महिषमंडल भेजा। हिमालयी देश जैसे नेपाल, भूटान जैसे क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर मंझीम को भेजा। मंझीम को भेजा और कश्मीर और गंधार के क्षेत्र में, कश्मीर और गंधार के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर मनझांतिक को भेजा। मनझांतिक को भेजा। और फिर धर्म रक्षित को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर यवन देश भेजा। यानी कुल मिलाकर के अशोक अपने पड़ोसी क्षेत्रों में अपना दूत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने को लेकर भेजा। और यही कारण रहा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल के क्षेत्र में हुआ, श्रीलंका के क्षेत्र में हुआ। यानी बौद्ध धर्म जो है अब एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। बौद्ध धर्म जो है अब एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। और आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे, बौद्ध धर्म में हम आपको बताए होंगे, जो तीसरा बौद्ध सम्मेलन है, तीसरा बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान अशोक ने किया था, जो कि तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्रा के अशोकाराम बिहार में हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, और अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से लिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। और अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थल थे, चाहे कपिल बस्ती हो, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, बोध गया हो, इन सभी स्थलों का अशोक ने यात्रा किया। इन सभी स्थलों का जो अशोक ने यात्रा किया, उसी को अशोक का धर्म यात्रा कहा जाता है, या अशोक का तीर्थ यात्रा कहा जाता है। अशोक का धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा कहा जाता है। ठीक है, लिखिए यहां तक। अब लिखिएगा, अशोक का धार्मिक जीवन डैश देकर अशोक अपने जीवन के शुरुआती दौर में 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 ब्राह्मण धर्म को मानता था। ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर लेकिन अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा
अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से लिया। बौद्ध भिक्षुक से लिया, फुल स्टॉप। अशोक, उसी में अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग दूत मंडल भेजा। अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग दूत मंडल भेजा। जैसे अब दो को कॉलम बनाइएगा, क्षेत्र और व्यक्ति। दो को कॉलम बनाइएगा, पहला में लिखिएगा क्षेत्र, दूसरा में व्यक्ति। दो को कॉलम बनाइएगा, पहला में लिखिएगा क्षेत्र, दूसरा में व्यक्ति। क्षेत्र में श्रीलंका, व्यक्ति में महेंद्र और संघमित्रा। क्षेत्र में श्रीलंका, व्यक्ति में महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा। क्षेत्र में महाराष्ट्र, महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित। क्षेत्र में कर्नाटक, महादेव। क्षेत्र में कर्नाटक, महादेव। क्षेत्र में कर्नाटक, महादेव। आगे क्षेत्र में स्वर्ण भूमि या म्यांमार। क्षेत्र में स्वर्ण भूमि या म्यांमार। क्षेत्र में स्वर्ण भूमि या म्यांमार। व्यक्ति में सोना और उत्तरा। 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 क्षेत्र में हिमालयी देश। हिमालयी देश। क्षेत्र में हिमालयी देश। व्यक्ति में मंझीम। व्यक्ति में मंझीम। व्यक्ति में मंझीम। क्षेत्र में कश्मीर और कंधार। व्यक्ति में मंझांतिक। क्षेत्र में कश्मीर और कंधार। कश्मीर और गंधार, कंधार ने सॉरी गंधार। कश्मीर और गंधार, गंधार। कश्मीर और गंधार। व्यक्ति में मंझांतिक, मंझांतिक। क्षेत्र में यवन देश। क्षेत्र में यमन देश। महारक्षित। व्यक्ति में महारक्षित। क्षेत्र में यमन देश। व्यक्ति में महारक्षित। चलिए अब आइए आइए बोर्ड पे आइए, अकबकाइए नहीं ज्यादा। आ गए? कॉपी समेट लिए? समेट लीजिए। आइए याद कीजिए। बोर्ड पे आ गए? किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता?
किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता? बिंदु। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ? लड़की लोग याद कीजिए, मोए तोड़ देंगे हम, याद कीजिए। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ शत्रु। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा? जैन ग्रंथों में वायु पुराण में बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से कितने वस्तु की मांग? क्या क्या? सूखी अंजीर, मदिरा, दार्शनिक। सूखी अंजीर, मदिरा, क्या नहीं भेजा? क्या नहीं भेजा? एंटीओकस प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा? किसे भेजा? डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदु। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदु। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? मिस्र के शासक टॉलमी तृतीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा? किसे भेजा? किसके दरबार में? बिंदु। किसके दरबार में? कौन ऐसा मौर्य शासक है जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया? कौन है? कौन है? अशोक का जन्म कब हुआ है? अशोक का जन्म कब हुआ है? कहां हुआ है? कहां हुआ है? इनकी माता सुभद्रांगी को और किस नाम से जन्म? पिता। क्या दो पत्नी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सबसे ज्यादा प्रभावित था अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता अभिलेख का जारी किया जाना। अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता अभिलेख का। अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई है? किसने किया है? किसने किया है? अशोक के अभिलेख की खोज कब हुई है? किसने किया है? अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता कब मिली है? कब मिली है? किसे मिली है? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफल कौन हुआ? कौन हुआ? अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए कौन सा नाम? देवनाम। देवनाम। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक के कितने वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा? कितने वर्ष? कलिंग का युद्ध कब हुआ? उस समय कलिंग के शासक कौन थे? कलिंग की राजधानी। इस युद्ध को जीतकर कलिंग पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद कौन सी घोषणा की? भेड़ी घोष के जगह धम घोष की चर्चा कौन से बृहत शिलालेख? किसमें? चौथा। किसमें? कलिंग युद्ध की चर्चा 13। कलिंग युद्ध की चर्चा। अशोक शुरुआती दिनों में किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण। कौन धर्म? किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म? किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? किससे ली? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर श्रीलंका किसे भेजा? श्रीलंका किसे भेजा? कर्नाटक किसे भेजा? कर्नाटक किसे भेजा? महाराष्ट्र किसे भेजा? महाराष्ट्र किसे भेजा? स्वर्णभूमि किसे भेजा? स्वर्णभूमि। हिमालयी देश। हिमालयी देश। कश्मीर और गंधार। कश्मीर और गंधार। चलिए, अशोक के किस अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है? बाबरू या बेरात अभिलेख कौन राज्य से? कौन राज्य से? अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन स्वीकार किया। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त हुई? मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के उदयगोलम मास्की नेटूर अभिलेख में अशोक के लिए कौन सा नाम? कौन सा नाम? क्लियर है? याद हो गया? हमको निकलने दीजिए, अकबकाइए नहीं तो फटिया देंगे हम। ठीक है? काहे कि माथा दर्द उठ गया है हमको अब, इसलिए निकलने दीजिए, फिर निकलिएगा।